हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हम करंट टॉपिक वक्फ पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं और आमंत्रित किया है हमने अखिलेश प्रताप सिंह साहब को। सर, आपका वक्फ के बारे में क्या ख्याल है? वक्फ है क्या? वक्फ की हिस्ट्री क्या है? कितने तरह के वक्फ होते हैं? पहले ये बताइए सर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट और चेंजेस हुए हैं उस पर जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले वक्फ है क्या? देखिए, वक्त को एकेडमिकली तो बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, बताते हैं। मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं है जितना उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर है। वैसे वक्त आप जाते हैं कि जैसे लोग मुसलमान भी और हिंदू भी अपनी प्रॉपर्टी गॉड को डेडिकेट करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक, एज वेल एज कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो वक्त की एक लंबी हिस्ट्री है, आज से नहीं है। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी 7-8 साल से वक्त की एक हिस्ट्री होगी जी। तो वक्त में और ट्रस्ट से इस मामले में भिन्न है। वक्त इसको कभी डिजॉल्व नहीं किया जी। एक बार आपने अगर जी, एक बार अगर आपने ईश्वर के नाम पर कर दिया, अल्लाह के लिए वो दे दिया है, तो फिर वो डिजॉल्व नहीं होगी, वो चलती रहेगी जी। तो अमूमन इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट वक्त की बात ही होती है और उसकी कई कैटेगरीज है, फैमिली वक्त, डिसेंडेंट्स, ये सब चीजें उसमें आती। बेसिक बात ये है कि फॉर द मतलब कैटेगोरिकली पीपुल्स काज, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट जी, बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जमीनों को, अपनी संपत्ति को दान दिया है ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। वही वक्त के नाम से फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपिक फॉर द पर्पज ऑफ, उसमें आप हॉस्पिटल के लिए दे सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए दे सकते हैं। और उसका वह हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब लोग उसको एंजॉय करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने एक हॉस्पिटल बना दिया या कोई कॉलेज ही बना दिया, ट्रस्ट के नाम बना दिया, उसी वक्त के नाम की ही संपत्ति से हमने, तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में केवल मुसलमान ही जा सकेंगे, वो फॉर द पब्लिक वेलफेयर जी। तो इसलिए ये हमारे यहाँ वर्षों से चलती रही है जी। और इसको लेकर के इधर बहुत तेजी से जब से हिंदुत्व फोर्सेज राइज की है जी, बिल तो अभी आया है, हाँ। अगस्त में आया है। लेकिन जब से ये इन लोगों ने एक ऐसा कैंपेन चला रखा है देश के पैमाने पर कि साहब, तो ये तो हमारे डिफेंस और रेल के बाद यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 9.4 लाख एकड़ है, जिस पर कोई कानून नहीं लगता है। और जो चाहे, एक तमिलनाडु के केस के रेफरेंस जी, जो चाहे वक्फ बोर्ड के लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पूरी संपत्ति को अपना घोषणा कर देना। आप कहीं कोर्ट में जा सकते हैं, कचहरी में जा सकते हैं। और यह बड़े पैमाने पर जी, ये जो फोर्सेज है कर रहे हैं, जो जिनका काम ही है कि एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके पॉलिटिक्स करें जी, इतने बड़े पैमाने पर ये कैंपेन चलाया है। तो आपने जो आज वक्त के बारे में मुझसे बात करनी चाहिए, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे मैंने और चैनल पर बोला है वक्त के बारे में। तो मेरा इस संदर्भ में यही कहना है कि यह एक पब्लिक चैरिटी के लिए बेसिकली, प्राइमरली एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, अपनी पूरी जो पूंजी है उसमें दान किया है और जो अल्लाह के नाम पर की जाए। तो मैं सर चाहता हूँ कि आप जो अभी बिल चल रहा है उसके बारे में बात करने के पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें लोगों का। एक तो ये जो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ये शुरू हुआ है। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक सेकंड खलीफा थे, उन्होंने कुछ जमीनें एक चैरिटी के नाम पर करनी चाहिए, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इस जमीन को वक्फ कर दो। वक्फ कर दो मतलब अल्लाह के लिए डेडिकेट कर दो, और 600 उसमें खजूर के पेड़ लगाए गए कि उसकी जो आमदनी होगी वो चैरिटेबल पर्पज से यूज होगी। वहां से ये शुरुआत हुई है उसकी। सही। और ये एक ट्रस्ट, दूसरी बात आपने बताई कि ट्रस्ट दो तरीके की होती है, कैटेगोरिकली दो तरीके की होती है, ऐसे तो 4-5 तरीके की होती है। दो तरीके का मतलब एक प्राइवेट वक्फ हो गया और एक पब्लिक वक्फ हो गया। पब्लिक वक्फ के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं वो पब्लिक वक्फ के बारे में हो रही हैं कि
प्राइवेट में भी इंडिविजुअल्स का भी एक शेयर होता है, उसमें फैमिलीज के लिए भी होता है, डिसेंडेंट्स के लिए है। अब अगर डिसेंडेंट्स के बाद कोई नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जी वहीं चली जाएगी, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी। और ये जो वक्फ होता है, इट इज ओवरसीन बाई वन मुतवल्ली, हाँ, वन ट्रस्टीज कॉल्ड मुतवल्ली। तो वो उसको देखता है हर जगह का अलग अलग। जैसे कि मेरे एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास इलाहाबाद के वक्फ का मैंने ऑडिट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि करीब दुकानें हैं, 500-600 दुकानें हैं और कुछ मकान भी हैं। वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसे लोगों को किराए पे दिया गया है। किसी की 500, किसी की 50 रुपए, किसी की 20 रुपए, किसी की 200 रुपए, ये रेंटल है। और इसमें रेंटल जितने टेनेंट्स हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, 40% तक करीब करीब नॉन मुस्लिम्स भी हैं उसमें टेनेंट्स। मतलब बेनिफिट सभी को मिल रहा है उसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज का, उसका फायदा। क्योंकि इतनी, लेकिन उसमें इशू मेरा ये भी था कि इतने कम इनकम है उसकी कि मुतवल्लीज की सैलरी में ही वो पूरा खत्म हो जाता है। क्योंकि जो मिल रहा है रेंट 200 रुपया, किसी का 50 रुपया, अच्छी खासी दुकान है उसका 20 रुपया 50 रुपया रेंट मिल रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं होना है। अब आप बताइए सर कि ये तो पता चल गया। पहली बात तो ये है कि मुतवल्ली मीन्स मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, वो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह इलेक्टेड भी हैं। और हमें तो ये अभी रिपोर्ट मिली है कि मुतवल्ली जो होते हैं अपॉइंटेड भी हैं, उसमें हिंदूज भी हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके डिटेल्स को अगर देखें तो सच्चर कमेटी की सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट है इस। उन्होंने कहा है कि कम से कम 1200 करोड़ रुपए अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए तो 1200 करोड़ रुपए रेवेन्यू आएगा, इसका रेवेन्यू आएगा। ये मिनिमम उन्होंने बताया है। अभी तो हमको लगता है, यही इशू था मेरा भी, ये 1.5-2 करोड़ के इर्द गिर्द इसका रेवेन्यू सिर्फ पूरा का पूरा सेटल हो जाता जी। अब इसमें मैं इसको 2 पार्ट में डील करना चाहता हूँ। पहला पार्ट है जो एक कैंपेन है, एक सोशल पॉलिटिकल कैंपेन है, जिससे मैं देखता हूं कि आम आदमी भी, चाहे हिंदू हो मुसलमान, तो जो है अन्य क्रिश्चियन से खूब ही प्रभावित होते हैं। क्या कैंपेन है? कैंपेन ये है, पहला जो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये तो डिफेंस के और रेल के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है ये वो जी, जिसके अंदर सरकार की कोई दखल नहीं, यहाँ तक कि कोर्ट की भी कोई दखल नहीं, और वो जैसे चाहे उसको करें। मैंने स्टेट विद इन स्टेट का कंसेप्ट है, मैंने राज्य के नियंत्रण के बाहर है। अपना जो कंट्री बनाया हुआ है। ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, ये एक ऑटोनमस सॉवरिन स्टेट अलग है, नेशन हो गया ये अलग सॉवरिन स्टेट है, नेशन है, जिसमें इससे अलग कोई भारत सरकार, संविधान और ये सब चीजें इसमें कुछ नहीं कर सकती जी। यह कैंपेन को मैं देखता हूँ, इसी कैंपेन के बैकग्राउंड में अगस्त में इसके अमेंडमेंट 1955 एक्ट के अमेंडमेंट के लिए एक बिल लाया गया, जो फिलहाल अभी अपोजिशन के विरोध की वजह से उसने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर कर दिया। यह समझना 2-3 बातें इसमें बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जो गैर मुस्लिम समुदाय है उसको भी समझना। पहली बात यह है कि यह इंडिविजुअल्स द्वारा दी गई संपत्ति है, और आज से नहीं है, ये कम से कम नहीं, मैंने बताया 1000 साल तक भारतवर्ष में इसकी हिस्ट्री आप ट्रेस कर सकते। तो हिस्टोरियंस ने भी इनके बारे में लिखा है, कैसे सीरिया में, यहाँ, या जैसे अभी आपने मोहम्मद साहब का जिक्र किया। तो यह ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी ब्रॉड पैमाने पर मुसलमानों ने कंट्रीब्यूट किया है और कुछ हिंदुओं ने भी कंट्रीब्यूट किया है। इसमें देखिए क्या आते हैं, इसमें आपका ईदगाह है, इसमें अगर आप देखें तो कब्रगाह है, कब्रिस्तान है, इसमें आप देखें तो जो रिचुअल्स इस तरह के मस्जिद मदरसे हैं, इसी कंट्रोल में आते हैं। तो ये सब का जो समुच्चय है, ये मिला करके वक्फ की प्रॉपर्टी इसमें बनती, और इसकी हिस्ट्री जैसा हम लोगों ने बताया बहुत पुरानी है, और लोगों ने दान में दी हुई। जैसे
आम भाषा में कहिए कि लोगों ने भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए दान कर दिया, गॉड के लिए दान, जो वापस नहीं लिया सकती, जो वापस नहीं ले गया। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर आप समझ सकते हैं कि क्या उस चैरिटी सेंस हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में रहा है, जिसमें ये नहीं कहा गया है, इसमें कोई फंडामेंटलिज्म नहीं है, ये समाज के विकास के लिए, समाज के उपयोग के लिए ये नहीं, मैंने प्रूफ दिया अभी कि यहाँ पर जो बताया ऑक्यूपेशन है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं अब इसमें इनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जे हैं, सरकार की बहुत सारी बिल्डिंग वक्फ की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब इस बैकग्राउंड को समझिए जी। अभी तक जैसा मैंने बताया कि जो मुतवल्ली है, मैनेजर्स हैं, अमूमन मुसलमान होते हैं, लेकिन ये उसमें हिंदू भी, अब यही से आप बात को समझिए, इसका एक कंपोजिट कल्चर है जी। पहली बात तो ये है कि यह मुसलमानों के नहीं है, के यूज के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, और ये एबव लॉ नहीं है, है जी। ये जनता के लिए है और राज्य और भारत सरकार के अधीन है। अब कैसे चेयरमैन भी होता है, वो चेयरमैन कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता है जी। इसके जो नेशनल काउंसिल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटी हैं। जो स्टेट वक्फ है वह उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकारों का अपॉइंटी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रॉपर्टी है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और बकायदा ये गजटेड होता है, ये सरकार इसको ऑन रिकॉर्ड ले आती है जी। और इसके मुकदमे बकायदे चलते हैं ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल्स क्या है, वो कह रहे हैं कि अब ये इसमें सिविल कोर्ट नहीं होता। अरे भाई, भारतवर्ष में जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसका ट्रिब्यूनल्स, लैंड डिस्प्यूट है उसका ट्रिब्यूनल है। ये ट्रिब्यूनल बोर्ड उत्तर प्रदेश में क्या देखता है। बहुत सारे केसेस है जो बेसिकली इनकम टैक्स का भी देखिएगा, उसके भी ट्रिब्यूनल्स हैं। कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल जुरिस्डिक्शन का एक सिविल डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने का, एक्सेलरेट करने का यह सिविल एक इंस्टीट्यूशन है डेफिनेटली। अब यहाँ बात क्या है, ये इस तरह से कह रहे हैं कि साहब इसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अरे भाई, ट्रिब्यूनल्स में और जो लोग वक्त में बकायदा जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर का आदमी वक्त का जज होता है जी। और जो सर्वेयर होते हैं वह सर्वेयर खुद सरकार द्वारा अपॉइंटी होता है, जज होते हैं, सब कुछ सब मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन चलने वाला यह इंस्टीट्यूशन है। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा कैनाड, इतना बड़ा झूठ जो कैंपेन चलाया गया, उनके खिलाफ तो लीगल एक्शन होना चाहिए था, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे एक तरह की खास पॉलिटिक्स है। जो पॉलिटिक्स पूरे हमारे फैब्रिक को, हजारों साल की हमारी जो फैब्रिक है एक दूसरे को समझने और सहने की, उसको बर्बाद करने में लगी हुई है। जो हमारे अंदर एक लंबे समय तक बंधुत्व का भाव था, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, उसको खत्म करने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बुल में इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं चलता। अब देखिए अमेंडमेंट इन्होंने क्या लाया, अमेंडमेंट में कह रहे हैं कि अब इसमें मुस्लिम महिलाएं भी जाएंगी। मैं कोई भी पूछता है कि भाई पहले क्या मुस्लिम महिलाएं इसमें जाना चाहती तो कोई लीगल बाइंडिंग थी? नहीं थी। अब मैंडेटरी हो जाएगा। अब मैंडेटरी आप बना रहे हैं, तो आप पहले भी तो ले जा सकते थे भाई, आप सरकार के ही तो अपॉइंटी थे वहाँ, आप दो महिलाओं को उसमें सेलेक्ट करके भेज देते। जब सरकार ही भेज रही है तो दो महिलाओं को पहले भेज दिए। तो ये केवल झगड़ा लगाने के लिए कि हम देखें जेंडर इक्वलिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो सुमोटो एक्शन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता इसमें? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वही मैं कह रहा हूँ कि इनके जितने अपॉइंटी है, जजेज हैं, अब ये कहते हैं सिविल केसेस नहीं चल सकते। भाई ये सब सिविल केसेस ही चलते हैं। सिविल केसेस कोई जरूरी नहीं केवल सिविल कोर्ट में ही चले, उसके लिए बड़े पैमाने पर ट्रिब्यूनल्स भी बनाए हैं। इनके ट्रिब्यूनल्स तो टेम्पोररी होते हैं। दूसरी बात यह है, आप कहते हैं अगर हाई कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे, किसी भी वक्त
कि ट्रिब्यूनल की किसी भी डिबेट को सुमोटो वो ले सकता है, उस पूरे जजमेंट को बदल सकता है, नया डायरेक्शन दे सकता है। ये अबव द लॉ नहीं है जी, बियॉन्ड द कोर्ट नहीं है, ये हमारे इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी के उनके अधीन है। और इसमें इस तरह का मैंने मिस इन्फॉर्मेशन जो डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन चलाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की बात कौन करे। सरकार इन लोगों को प्रोत्साहित करती है, यहाँ तक कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। यही बात बताई जा रही है, अरे भाई जिस गांव को, जिस इलाके को, यहाँ तक कि ताजमहल को जिसको चाहे वो अपना लिख रहा है। अरे भाई चाहने वाला कौन है? वो तो उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार या आंध्र सरकार या बिल्कुल तमिलनाडु सरकार, जो तमिलनाडु के केस का बार बार जिक्र करते हैं। क्या हुआ उसमें जब कोर्ट ने कहा ऐसा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये कोई वक्फ की जमीन, ये अगेंस्ट वक्फ ये वर्डिक्ट आया। हाँ, जिन्होंने ये क्लेम किया था वो पता नहीं, देखिए ये सब झगड़ा लगाने के लिए इस तरह के इंडिविजुअल सोसाइटी में दोनों तरफ से जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यह जो बड़ा भारी काम था जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मास कैंपेन में ले जाना था, ये हिंदू और मुसलमानों का केवल मामला नहीं था। अब इसमें कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन और कुछ जो अपोजिशन में जिनको इश्यूज मिलते हैं, मुसलमानों का इंक्रोचमेंट है। अरे भाई ये हमारे सिविक सोसाइटी का इंक्रोचमेंट है, हमारे सिविल लॉज का इंक्रोचमेंट है, हमारी अपनी जुडिशरी के डिग्निटी का इंक्रोचमेंट है। ये बहस न चला के इसको हिंदू बनाम मुसलमान, तो ये इसको क्लैरिफाई करना जनता के बीच में। अगर पार्लियामेंट किसी भी एक्ट में कोई रिफॉर्म सुधार करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, तो इसमें तो कोई बड़ा इश्यू है नहीं। भाई रिफॉर्म किस चीज का कर रहे हो वही तो मैंने बताया जी। आपने कहा कि हम सेक्शन 40 को हटा देंगे जी। सेक्शन 40 क्या है? सेक्शन 40 में ये है कि भाई हम अपनी जमीन को आप कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि उसको हटा के आप 6 महीने के अंदर इसका डिजिटलाइजेशन कीजिए, डिजिटल फील्ड में ले आइए। अब आप बताओ, मतलब खतौनी माने डिजिटल उसको चढ़ा दीजिए, खतौनी में चढ़ा दीजिए। कोई भी इस तरह के लैंड डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 6 महीने के अंदर ये रजिस्टर्ड हो जाए, ये बाध्यता क्यों है भाई? जब हमारे कोई भी डिस्प्यूट चलता है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने आप क्यों दे रहे हो? मैं समझता हूं कि जेपीसी अगर थोड़ा भी सेंसिबल होगी तो फर्स्ट हैंड ही इसको रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि आप देखो गांव का कोई झगड़ा है, केस कितने दिन पड़े रहते हैं, डिजिटलाइजेशन नहीं होता, और जितना है वो तो ऑलरेडी गस्टेड है। जो चूंकि वक्त खत्म नहीं होता, आज भी बहुत सारे लोग वक्त करना चाहेंगे जमीन को, बिल्कुल। और कर दिए, ओरल कर दिए, नहीं ऑन रिकॉर्ड है, तो उसके लिए इतना लिमिटेशन करना कि नहीं साहब 6 महीने में कर दो। खेल क्या है इसमें? 6 महीने में नहीं होगा तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब सरकार ने कम से कम नहीं तो 1/3 जमीन पर सरकार का कब्जा है। वो नॉमिनल लोग इंटरेस्ट देते हैं, सरकार तो कुछ नहीं देती। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप हर शहर में उठा के देखिए। अब मान लीजिए सरकार बनाम वक्त की कोई लड़ाई आ गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके पक्ष में खड़ा होगा? ट्रिब्यूनल में तो चलो कम से कम थोड़ा सा जुडिशियल पर्सनालिटीज होती है। एक डीएम तो सीधे सीधे मातहत है उसका, वो सरकार के विरुद्ध क्या उत्तर प्रदेश में कुछ करना हो तो इलाहाबाद का डीएम क्या योगी महाराज के आदेश का अनुपालन नहीं करेगा? आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? बात बेसिक ये थी कि मुसलमान के नाम पर ये जो आप कैंपेन चला रहे हैं इसको हटाइए। आप बेसिकली देखिए कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है वो भारत सरकार के ही अधीन है। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए और कैसे लोगों को इसको चैरिटी वर्क में लगाया जाए। इससे ढेर सारे कॉलेजेस खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं और बहुत सारे पर्पजेस के लिए इसका यूज हो सकता है। ये काम करने के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं। तो सेक्शन 40 के अलावा और क्या अमेंडमेंट की बात हो रही है? उसमें यही है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये होगा, वो होगा, डिजिटलाइजेशन आपको 6 महीने में करना है। ये एक तरह का कोर्स करने की बात है, कोई डेमोक्रेटाइजेशन का या जो वहां करप्शन है उसको ठीक करने का अगर कोई मेजर होता
तो वक्त की जो के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं वह भी उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। वक्त के बहुत सारे जो एक्टिविटीज पार्टी भी होती है, एग्रीड पार्टीज है, वो लोग भी इससे प्रभावित है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का कैंपेन डिसइंफॉर्मेशन एक अपने इंस्टीट्यूशन का, हम अपना इंस्टीट्यूशन मानते हैं, जैसे मंदिर ट्रस्ट हमारा इंस्टीट्यूशन है, आप इतना कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के अलावा हिंदुओं को भी रखो। भाई अभी उसका भी प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई लॉ जूरिस्प्रूडेंस का, इस्लामिक लॉ जूरिस्प्रूडेंस का एक्सपर्ट है तो मुसलमान के अलावा गैर मुसलमान भी उस बॉडी का मेंबर हो सकता है। सर ये सेंटर में भी और स्टेट में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर है इसका वो नॉन मुस्लिम है। इसके अलावा जो दो है लेकिन देखिए हम उससे कंपेयर नहीं करना चाहते, हिंदू बनाम मुसलमान जो लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें एक वैलिड बात है। हम हिंदुओं का जो मंदिर ट्रस्ट है जी, उस मंदिर ट्रस्ट में जो हिंदू संविधान में डिफाइंड है, मैंने जैन बौद्ध दे कांट बी मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट इन द टेम्पल ट्रस्ट। अब आप समझो, तो आप इतना दरिया दिली जो दिखा रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये प्रावधान है कि गैर मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का एक्सपर्ट किसी भी धर्म और जाति का हो वो उसका मेंबर हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। और अभी तक जो मोदी सरकार में जितने भी रिफॉर्म आए हैं, नाम बड़े अच्छे हैं, जैसे लेबर कोड। अब लेबर कोड का जो लेबर आपने चेंज किया है, कई घंटे की आपने सर्विस कर दिया, कम से कम 2 साल लड़ने के बाद 8 घंटे का उनको काम करने की योजना थी, आपने देखते देखते 12 घंटे का कर दिया। कहीं कहीं कर्नाटक में तो 14 घंटे का कर दिया। तो माने जितने भी इनके रिफॉर्म के नाम पर नाम बदला गया है, वो आम आदमी के हित, नाम ही नहीं बदला गया, वो ज्यादा कठोर कठिन आम आदमी के अधिकारों का हनन करने वाला ये बता दिया गया कि ये रिफॉर्म है। तो ये रिफॉर्म जो बेसिकली सरकार लाई है, इसमें कोई जो ये कह रही है उसमें बहुत सारे प्रावधान उसमें थे। और यहाँ जो लोगों का पोजीशन है कि भाई इतनी जल्दी डिजिटलाइजेशन के लिए 6 महीने का समय बहुत कम है, प्रॉपर समय दो, डिजिटलाइजेशन हो, क्योंकि पहले डिजिटलाइजेशन में फिर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएगा, गजट होगा। तो इतनी हड़बड़ी क्या है कि 6 महीने में कर लो भाई। रिकमेंडेटरी हो सकता है, रिकमेंडेटरी हो सकता है, या मान लो आप उसको एक प्रॉपर टाइम दो, उसके लिए इस तरह का कानून या अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए। डिजिटाइजेशन आप किस पास में करना है तो अकाउंटेबिलिटी 6 महीने में नहीं आप कर सकते भाई। कोई भी प्रॉपर्टी का हम लोग अपने घर का ही नोटिफिकेशन कराते हैं, तो वो फाइल घूमते घूमते सालों लग जाती। एक हम बता रहे हैं कि हमारा एक गैराज था, वो गैराज का क्लियर कराने में हमको 1.5 साल लग गए। सर इसको समराइज करते हैं कि समराइज, एक तो हम लोगों ने बात की कि वक्फ है क्या चीज, सबको समझ में आ गया। और दूसरी बात ये है कि हमने ये शगुफा भर है जो अमेंडमेंट बिल आया है, शगुफा भर है। एक चीज और जानना चाहते हैं इसमें हम कि ये जेपीसी में कौन से केसेस चले जाते हैं, कौन से बिल जाते हैं? नहीं, मैंने जिस पर लोग ये महसूस करते हैं कि मोर डिटेल डिस्कशन डेलिब्रेशन इसके लिए चाहिए, तो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में बातचीत के लिए भेज देते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसी के लिए बनती है, जिसमें सभी बचाने के लिए सभी नहीं उसको, और उसके सभी पक्षों, जैसे आपने अमेंडमेंट दिया और उस अमेंडमेंट में क्या क्या ये बातें हो सकती हैं, उसमें एक ऑल पार्टी इन्वॉल्वमेंट 500 के बजाय वो 10 लोगों के बीच चला गया। ऑल पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उनका रिकमेंडेशंस आता है। तो मैं देखिए समराइजेशन ये है कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड के बारे में जो कैंपेन चलाया गया है कि ये महज मुसलमानों का है, ये स्टेट विद इन स्टेट है, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ओनर है, जैसे ये बताया जाता है कि भारतवर्ष में शरिया कानून चल रहा है मुसलमानों के लिए, संविधान और कोर्ट उनके ठेंगे पर है। यह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है जो एक खास तरह की विचारधारा और राजनीति के लोग चला रहे हैं,
इससे पब्लिक को अवेयर कराना यह सबसे बड़ा काम है। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, यह एक सिविक राइट का सवाल है जिसका वायलेशन हो रहा है। मुसलमान को भी उसी सिविक राइट्स के दायरे में देखने की जरूरत है जैसे हम हिंदुओं में देखते हैं। जैसे हम मंदिर ट्रस्ट को देखते हैं वैसे वक्फ देखें, वैसे गुरुद्वारे को देखें, वैसे ही हमारे जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कहीं डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत है, जनतंत्रीकरण की जरूरत है, तो हम उसका जनतंत्रीकरण करें। बिल्कुल। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए जो उपयोग हो रहा है वो निहायत गलत है और इसके खिलाफ जनमत बनाना आज सबसे बड़ा काम है। जहां तक वक्फ की बात है, ये वक्फ की जमीन या संपत्ति, इस पर भारत सरकार का भी, राज्य सरकारों का भी कब्जा है। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि कम से कम अगर उसको वो लोग लिए हुए हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ने दान किए हैं, तो आज के जो रेंटल ये नियम है उसके तहत उसका पेमेंट हो। जो इलीगल उसका पोजेशन है जिन लोगों, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनसे वो खाली कराया जाए। और जिन लोगों ने वक्त में रह के, मुतवल्ली ने अगर कोई करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी भी इंक्वायरी हो, जो जवाबदेह हो उसे दंडित किया जाए। बट इसको लेकर के एक कम्युनिटी के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाना यह देश हित में नहीं है, हमारे संविधान के हित में नहीं है, हमारे सिविक सिविलाइजेशनल कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ है। और यही उसकी एक सच्चाई है जो जनता के बीच में ले जाना है। इसमें हिंदू और मुसलमान दो कैटेगरी बाइनरी बना करके लड़ाने की जो पॉलिटिक्स हो रही है, मुस्लिम संगठनों से भी अपील करते हैं कि आप भी इस सबसे वाकिफ रहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, उसमें जो आपका ड्यू राइट है वो राइट प्रोटेक्ट हो, जिसमें समाज का हित है, इसके पक्ष में खड़े होइए। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सिविक सोसाइटी का सवाल है, और जिसमें मुस्लिम सिविक सोसाइटी का पार्ट है, उसके राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात ये बताइए आपकी आखिर में कि डिसइंफॉर्मेशन के लिए तो बहुत सारे सोर्सेस मौजूद हैं, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, डिसइंफॉर्मेशन के लिए, और इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत कम है। तो कैसे आम आदमी कैसे सही जगह पे पहुंचे? नहीं, देखिए, इसके लिए मैं समझता हूं कि सिविक सोसाइटी के लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम जी। लेकिन जब एक पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा हो, ये मैं कहता हूं लोगों को, सिविक सोसाइटी के लोगों से जी, जब ये पॉलिटिकल कैंपेन खुद विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट चल रहा हो, तो उससे लड़ने के लिए एक पावरफुल पॉलिटिकल एजेंसी की जरूरत होती है। अवेयर करे वो अवेयर करे, क्योंकि पॉलिटिकल जो ऑनस्लॉट है जी, जो राजनीतिक हमले हैं, वो महज सिविक सोसाइटी में अल्लाह ईश्वर तेरे नाम गा के आप पूरा नहीं कर सकते, उसका वैल्यू होते हुए भी जी, उसके राजनीतिक पक्ष को लोगों के सामने ले आना चाहिए। और उस पॉलिटिक्स का ऐसे इंटरनेशनली, ऐसे अमेरिकन डोमिनेशन रूलिंग क्लास का जी, कैसे वो लंदन और न्यूयॉर्क के फिनांस ग्लोबल कैपिटल्स के इंटरेस्ट का है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप एक होलिस्टिक व्यू जनता में नहीं ले जाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा कि हिंदू मुसलमान है, हिंदुओं में एक परसेप्शन है, और ट्रेजेडी है हमारे देश में, अननेसेसरीली देश का डिवीजन हो गया। आज तक वो घाव बना हुआ है, हिंदू समझते हैं कि मुसलमान लोगों ने देश को बांट दिया, हमारी मातृभूमि को ये कर दिया वो कर दिया। इस सब का बहुत गहरा घाव है दोनों पक्षों में। तो इसको समझाना होगा कि वो एक डेस्टिनी थी, जो होनी थी हो गई जी। दो स्टेट बन जाने से हमारा कल्चरल डिवीजन नहीं हो गया, हमारा सोशल डिवीजन नहीं हो गया। भाई हिंदुस्तान में हजारों राज्य थे। जब हम जब पहले तो हम जब स्वतंत्र हुए हैं उस समय भी 5 से 60 से ज्यादा राज्य थे जी जी। तो क्या हम कल्चरली डिवाइडेड थे, क्या सोशली डिवाइडेड थे? तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। अरे भाई, ये तो 3 राज्य बने हैं। स्टेट टू स्टेट एक अच्छा रिलेशन हो, बल्कि इनके बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बन जाना चाहिए। नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनना चाहिए। यही नहीं, आप सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल हेरिटेज के कम से कम वाहक हैं,
सबको आप अपने साथ ले आइए, क्या नेपाल, क्या श्रीलंका, डेफिनेटली और क्या आपका, आप छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ जाते हैं, मालदीव के सवाल पर आप तनातनी कर लेते हैं। और यह एक हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी जरूरत है। इकोनॉमिकली अगर हम ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं तो एक दूसरे का फायदा है यहाँ, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस होलिस्टिक व्यू को ले जाने का काम केवल सिविल सोसाइटी नहीं कर सकती है। इस काम को करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कहती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर हैं, उन्हें भी करना चाहिए। और मैं तो महसूस करता हूं कि एक नई पॉलिटिकल एजेंसी भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। उसका केवल मतलब इलेक्टोरल ना हो, बिल्कुल वो इलेक्टोरल भी हो, नॉन इलेक्टोरल भी हो, लेकिन उसका कोर पॉलिटिक्स हो, क्योंकि ये ऑफेंसिव एक पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें बाहर की बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व हैं। उन ताकतों का भी ये मामला है, जिसका काम यहाँ पर सर्विस के लेवल पर एक खास विचारधारा, जो हमारे संविधान के बेसिक वैल्यू बना रहे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी के खिलाफ है। संस्कृत के आवरण में, जैसा मुंशी प्रेमचंद ने कहा, संस्कृत के आवरण में जो ये सियार है, उनका ये पूरा काम है। उनसे सचेत रहना चाहिए और अपने काम को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आज की समरी ये हुई कि आम आदमी को समझना चाहिए, तभी अगर वो समझेगा तभी ये जो इल पॉलिटिकल कैंपेन होता है उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर 500 साल पुरानी अपने खानदान की लड़ाई है, 75 साल पुरानी अपने खानदान की लड़ाई है, अगर उसे आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो ना आप डेवलपमेंट पा पाएंगे, ना वो आपके सामने वाला रिश्तेदार। तो अगर कुछ हो भी गया है पहले, अब उसको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा पब्लिक एट लार्ज डेवलपमेंट हो सकता है। इसी उद्देश्य से हमारा ये एपिसोड था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आपका भी, और आप लोगों का भी शुक्रिया पेशेंटली देखने का। शुक्रिया, थैंक यू।